एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 7th का जो चैप्टर है एसएसटी का, गेटिंग अहेड इन सोशल स्टडीज़ बुक से मैंने ये लिया है द मुगल एम्पायर। इसको मैं आपको ना इसका गूगल लेंस से हिंदी करके पहले हिंदी में पढ़ा रही हूँ, फिर जो अगली वीडियो बनाऊंगी वो एग्जैक्टली आपकी बुक से इंग्लिश में बनाऊंगी। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। ये ना जो चैप्टर मैं बना रही हूँ हिंदी में, एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं बच्चों को कितना समझ में आता है, पता चलता है। मेरे सामने इंग्लिश बुक खुली हुई है, तो जो भी डिफिकल्ट हिंदी के वर्ड्स हैं उसको भी हम इंग्लिश में आपको बता देंगे। मुझे लग रहा है कि जैसे आपको एक स्टोरी की तरह ये जो चैप्टर है वो समझाया जाए तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। अपनी भाषा में स्टोरी आसानी से समझ में आती है, इसीलिए हिंदी को हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द मुगल एम्पायर चैप्टर 4, और यहाँ हो गया इसका मतलब मुगल साम्राज्य। अब यहाँ पर बच्चों आपकी किताब में यहाँ पर दो आपको पिक्चर्स दिखा रखी है, राइट। अब यहाँ पर ये देखो, ये दोनों ही चित्र एक ही वंश के दो सम्राटों के दरबारों को दर्शाते हैं। मतलब दीज टू पेंटिंग्स जो हैं वो शो करती हैं कोर्ट्स ऑफ टू इनॉर्मस बिलोंगिंग्स टू द सेम डायनेस्टी। मतलब दो लोग हैं जो सेम ही राजवंश के हैं। उन सम्राटों के राजवंशों को, एक तरीके से राजाओं के वंश को राजवंश बोला जाता है, ठीक है। तो एक ही वंश के सम्राटों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जिनके बीच कुछ पीढ़ियों का अंतर है। पीढ़ी कैसे होती है? आपके दादाजी की एक पीढ़ी थी, आपके पिताजी की अगली पीढ़ी है, और आप उनके अगली पीढ़ी, आपके बच्चे अगली पीढ़ी होंगे। तो ये कुछ अलग पीढ़ियों को दर्शा रहे हैं, और इस अध्याय में हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। चलिए आगे देखते हैं। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अध्ययन करें मतलब स्टडी करें, जैसे केयरफुल इसको नोट डाउन करें। और क्या करना है इसके अंदर? न्यायालय की प्रकृति, मतलब उस तरह जज कैसे बैठते थे उस समय, उस चीज़ को दिखाया जा रहा है। डिफरेंस तुम्हें ऑब्जर्व करना है अबाउट द नेचर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कैसी होती थी? न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट, तो उस समय की कोर्ट कैसी होती थी उस चीज़ को देखना है, उन्हें नोट करना है। अपने उत्तरों को कक्षा में साझा करें, यानी कि एक दूसरे के साथ डिस्कस करें और उस पर चर्चा करें। क्लियर है ना? यहाँ पर दो कोर्ट दिखाई गई हैं, दो अलग अलग वंशों की दिखाई गई। मतलब वंश एक ही है लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड का जो है वो दिखाया गया, और दिखाया गया कि किस तरीके से राजा वगैरह उस समय न्याय किया करते थे। तो चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर ये जो टाइमलाइन है इसको रट के चले जाना है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है कि कौन से ईयर में क्या हुआ था। अब आते हैं मेन पैराग्राफ की तरफ। इंग्लिश में यह है कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ मुगल कॉन्क्वेस्ट, यानी कि मुगल विजय की संध्या, पूर्व संध्या पर भारत। समझ के रखो, मुगल विजय यानी मुगल जो थे वो जब हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत चल रही थी ना जिस समय, उस समय वहाँ से हमले हुए मुगलों के। और हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का उस समय शाम का टाइम था, क्योंकि अब मुगल जीत रहे थे और दिल्ली सल्तनत का टाइम खत्म होने वाला था। इसीलिए कहा गया इंडिया ऑन द ईव ऑफ मुगल कॉन्क्वेस्ट। इंडिया ईव ऑफ मतलब एक तरीके से पूर्व संध्या पर भारत, मुगल विजय की पूर्व संध्या पर भारत, यानी कि भारत में जब मुगल आने वाले थे उस समय कैसे कैसे लोग आए थे उसके बारे में बताएंगे। अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी की, शताब्दी का मतलब होता है सेंचुरी, इंडिया और भारत इन द 16th सेंचुरी अगर हम बात करें तो उस समय ना राजनीतिक फूट थी भारत में। राजनीतिक फूट का मतलब इंग्लिश वर्ड दे रखा है पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी आपके यहाँ, यानी राजा लोग तो आपस में लड़ते रहा करते थे, और उन लोगों के बीच में एक वर्ड आपको दिया है डिसएरे। डिसएरे का मतलब है अव्यवस्था थी उस समय, चीज़ें बहुत अच्छे से व्यवस्थित नहीं थी, राजनीतिक फूट पड़ गई थी राजाओं के बीच में, और अव्यवस्था का ये एक उदाहरण है। 16वीं शताब्दी की ईस्वी को हम देखें तो भारत में क्या हो रहा था? राजनीतिक फूट थी, यानी राजा लोग आपस में ही लड़े पड़े थे और एकदम अव्यवस्था चल रही थी, पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी और डिसएरे का टाइम चल रहा था। दिल्ली सल्तनत का आकार और शक्ति सिकुड़ रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत जो है श्रंक हो रही थी अपने साइज़ में, अपने पावर में, मतलब उसकी पावर कम हो रही थी एक तरीके से, और कई क्षेत्र उसके नियंत्रण से मुक्त हो गए थे। यानी कि बहुत सारे सेवरल जो रीजंस थे वो ब्रेकिंग फ्री एक तरीके से हो रहे थे, फ्री हो रहे थे इनके कंट्रोल से। कहीं ना कहीं कंट्रोल खत्म हो रहा था दिल्ली सल्तनत का। पंजाब के राज्यपाल दौलत खां लोधी ने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मतलब पंजाब के जो गवर्नर थे ना, समझ लो अच्छे से, दौलत खां लोधी, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ दिल्ली सल्तनत से, मैं उसके अंडर काम नहीं करता। इसी तरह से लोग देखो अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करने लगे थे। बंगाल, सिंध, मुल्तान और जौनपुर के राज्यपालों ने भी यही किया, तो वहाँ के गवर्नर्स ने भी यही किया। बंगाल के, सिंध के, मुल्तान के, जौनपुर के, वहाँ के भी गवर्नर्स ने यही काम किया। मेवाड़, मालवा, गुजरात और खानदेश के शासक कौन होता है? जो एम्परर होते हैं एक तरीके के। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, अब दिल्ली सल्तनत के प्रति ये लोग निष्ठावान नहीं रहे, उसके प्रति लॉयल नहीं रहे, है ना।
तो ओन्ड अलायंस का मतलब यहाँ पर दे रखा है निष्ठावान होना, मतलब सब लोग ना अब अपनी अपनी बीन बजाने लग गए थे। मेवाड़ है, मालवा है, गुजरात है, खानदेश है, यहाँ पे जो शासक बैठाए गए थे वो लोग भी सब जो थे वो अब दिल्ली सल्तनत के प्रति निष्ठावान नहीं रहे थे, उनके प्रति लॉयल नहीं रहे थे। दक्कन और दक्षिण, दक्कन मतलब डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है, और दक्षिण मतलब साउथ में बहमनी साम्राज्य और शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का शासन आ गया। पहले तो दिल्ली सल्तनत है, पूरे भारत पे राज्य कर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, दक्कन का जो इलाका है, जो साउथ का इलाका है, वहाँ पे बहमनी साम्राज्य और शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य, दो बड़े बड़े साम्राज्य जो हैं ऐसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उन्होंने शासन किया, मतलब शक्तिशाली क्षेत्रों का राज शासन हो गया था वहाँ पे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पेज को हम खोल लेते हैं। मुगल मंगोलों के वंशज थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगल किन के वंशज थे, मंगोलों के वंशज थे। वंशज होता है मतलब जैसे आप किसके वंश से आ रहे हो, राइट। मैं भटनागर हूँ तो मैं भटनागरों के वंश से आ रही हूँ, तो मुगल जो थे मंगोलों के डिसेंडेंट्स थे, उनके वंशज थे। एंड द वर्ड अगर हम मुगल की बात करते हैं तो वो डिराइव किया गया मंगोल शब्द से, तो मुगल जो शब्द है वो मंगोल शब्द से लिया गया है। भारत में एक मजबूत केंद्रीय शक्ति की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने बाबर जो है प्रेरित नेतृत्व में भारत पे आक्रमण किया। बेसिकली क्या होता है, देखो हमारे यहाँ ना भारत में उस समय हम कह रहे हैं कि कोई भी मजबूत सेंट्रल पावर नहीं थी, सब राजा थे आपस में लड़ रहे थे, तो सेंट्रल पावर कहीं भी कोई भी मजबूत नहीं थी। और इसका लाभ यानी एडवांटेज उठाते हुए बाबर जो था वो प्रेरित हुआ, मतलब कहीं ना कहीं बाबर को लगा कि ठीक है भैया, यहाँ तो आक्रमण किया जा सकता है, ये तो आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं, तो मैं ही क्यों ना कंट्रोल कर लूँ। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर जो थी वो यहाँ नहीं थी, इसी की वजह से इंस्पायर होकर लीडरशिप, बाबर की लीडरशिप में एक सेना जो है मंगोलों की यहाँ पर आक्रमण कर देती है। मुगल जो हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली में मुगल जो हैं वो अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। लगभग 250 वर्षों के दौरान, लगभग 250 ईयर्स के दौरान हम कह सकते हैं मुगलों ने अपना साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे भारत के उपमहाद्वीप पे कर लिया था, एक तरीके से सब पूरे सब कॉन्टिनेंट पे। तुम सोचते हो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या, देखो उस समय तो ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान अलग था, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब हमसे मिले जुले थे, तो पूरा एरिया को ही हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो मुगल ने एक्सपेंड कर दिया पूरा, धीरे धीरे अपना एम्पायर दिल्ली पर शासन किया, फिर पूरा अपने एरिया को कंट्रोल में ले लिया और अमिट छाप छोड़ दी, एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा ऑन द सोसाइटी पर, कल्चर पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी कला पर, वास्तुकला पर। तो वास्तुकला होता है आर्किटेक्चर, आपकी बिल्डिंग्स कैसी बनी हुई हैं। तो मुगल जो जब हमारे देश में आए, हमारे यहाँ राजा आपस में लड़ रहे थे, बाबर जो था वो एज अ लीडर आता है यहाँ पर, अपनी सेना लेकर युद्ध करता है, जीत जाता है। और जीतने के बाद हम कह सकते हैं कि जब तक वो यहाँ रहे, 250 साल तक लगभग उन्होंने राज किया, और उसमें उन्होंने हमारी सोसाइटी पर, हमारे कल्चर पर, हमारे आर्ट पर, हमारे आर्किटेक्चर पर बहुत कहीं ना कहीं अपना लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं, एक एक करके पैराग्राफ वाइज समझेंगे। अब बाबर के बारे में आपको दे रखा है टाइम पीरियड 1526 से 1530, बस केवल 4 साल का बाबर का शासनकाल दिखाया गया। अब काबुल के राजा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज थे। अब बाबर का पूरा नाम याद करके जाना, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका नाम था। ये काबुल के राजा थे। किंग ऑफ काबुल वॉज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। अब तैमूर और चंगेज़ खां याद रखना, एक मदर की साइड से और एक पिता की साइड से, ऐसे तो 2 वंश हो गए। एक तरफ से तो ये तैमूर वंश के थे, दूसरी तरफ से चंगेज़ खान के, माता की तरफ से शायद चंगेज़ खान के वंशज थे ये, और पिता की तरफ से तैमूर के राजवंश थे। अब भारत की समृद्धि और वैभव की कहानियों से आकर्षित होकर बाबर भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुआ। इंग्लिश में बात करें तो अगर ये देखा जाए कि ये ल्यूर्ड बाय स्टोरीज का मतलब होता है आकर्षित हुआ। अब बाबर को बहुत पता चला कि जो भारत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्लेंडर है, बहुत वैभव है, बहुत पैसा है, वेल्थ है, तो इसको लगा कि क्यों नहीं वहाँ जाके हम उस जगह को जीत लें। तो इसकी वजह से वो भारत में आया था। यहाँ के वैभव, प्रॉस्पेरिटी की उसने कहानियाँ, समृद्धि की कहानियाँ उसने सुनी कि लोगों के पास बहुत पैसा है, प्रॉस्परस पीपल है यहाँ पे। बाबर भारत आ जाता है जब पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को उस समय दिल्ली के सुल्तानत इब्राहिम लोधी को हराने में मदद के लिए आमंत्रित किया, तो बाबर ने हामी भर दी। अब क्या होता है, देखो अपना ही देश का आदमी धोखेबाज निकला। दौलत खां लोधी जो था गवर्नर था पंजाब का, उसने बाबर को कहा कि एक काम करो, आप आ जाओ और इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का सुल्तान है उसको हराओ, मैं आपकी मदद करूंगा। तो बाबर जो था राजी हो जाता है। अब पानीपत का पहला लड़ाई होता है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 सीई में। बाबर ने युद्ध जीतने के लिए अपने तोपखाने और घुड़सवार सेना का कुशलतापूर्वक संयोजन किया। बाबर जो था बहुत बढ़िया था, एकदम मतलब बहुत बढ़िया इन सेंस कि दिमाग बहुत था उसके पास। उसने अपनी आर्टिलरी यानी तोप
तो उस समय तोपें हमारे देश में बहुत कम थी, मतलब हमारे देश के लोगों को ना तोपों में लड़ाई नहीं करनी आती थी। तो उसने आर्टिलरी और कैवलरी मतलब घुड़सवार लोग जो घोड़े पे सवार सेना होते हैं, उसको बहुत ही कुशलतापूर्वक बहुत स्किलफुली उसने कंबाइन किया और अपनी पूरी सेना तोपखानों और घुड़सवार से मिला के बना दी। भारतीय सैनिक बड़ी तोपों से परिचित थे, उन्होंने बड़ी बड़ी तोपें देखी हुई थी, लेकिन बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हल्की तोपों और बंदूकें उन्हें नहीं पता थी। तो हमारे यहाँ के जो सैनिक होते थे, इंडियन सोल्जर्स होते, फैमिलियर थे बिग गन्स से, बड़ी बड़ी गन्स से, और लेकिन नॉट विद द लाइट फील्ड आर्टिलरी। उनको छोटी छोटी तोपों का तो आइडिया भी नहीं था, ये तोपें भी ला सकता है ऐसे छोटी छोटी, उसका आइडिया नहीं था। एंड मस्केट्स यूज बाय बाबर जो था, जिस तरह की बंदूकें यूज़ कर रहा था, तोपखाने यूज़ कर रहा था, उन सब का आइडिया हमारे यहाँ के लोगों को नहीं था। तो बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बहुत सारी कहानी थी इस बीच, ये आपको देनी रखी है, बट फाइनली ये हुआ कि बाबर जो था उसने इब्राहिम लोदी को हरा लिया था। बाबर ने क्या क्या यूज़ किया था, तोपें यूज़ करी थी, घुड़सवार सेना यूज़ करी थी, उसने पता है अभी बाबर का आएगा, अभी उसने नकली बंदूकें भी यूज़ करी थी, ये दिखाने के लिए कि हम कितनी सारी बंदूकें लेकर आए, तो कुछ कुछ नकली भी डाल दी थी उसने। द बैटल ऑफ खानुआ की अगर हम बात करते हैं, यानी खानुआ का एक युद्ध होता है, खानुआ जगह होगी इन 1527 में। बाबर जो है वो मिलता है महाराणा संग्राम से। बाबर का सामना होता है मेवाड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह से, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी हम जानते हैं। अब इनसे जब ये बाबर मिलता है तो वहाँ से फतेहपुर सीकरी के पास खनुआ में युद्ध हुआ, इसका सामना हुआ, मतलब एक तरीके से युद्ध हुआ। 1527 में बाबर का सामना होता है मेवाड़ के राजा महाराणा संग्राम से, यानी कि इनका युद्ध होता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के पास खनुआ में इनका युद्ध होता है। बाबर ने अपने तोपखाने और सैन्य रणनीति से यह युद्ध जीत लिया। अब तोपखाने, क्योंकि उसके पास आर्टिलरी तोपों का बहुत यूज़ करता था, और सैन्य टैक्टिक्स, उसके पास सैनिकों को युद्ध में छोड़ने की राजनीति बहुत अच्छी आती थी, इसको तरीका बहुत अच्छा आता था कैसे युद्ध करो। अब ये जो तरीके थे, एक तरीके से दीज टू विक्ट्रीज, अब बाबर पानीपत के युद्ध में जीता, बाबर जो है खनुआ के युद्ध में जीतता है और फिर दिल्ली की गद्दी पर मजबूती से बैठ जाता है। इसके बाद बाबर जो थे उन्होंने घाघरा नदी के तट पर, यानी तट पर मीन्स किनारे, बैंक ऑफ रिवर घाघरा, अफगानों को हरा दिया। अब बाबर का साम्राज्य काबुल से लेकर आज के बिहार तक फैल गया। ठीक है, अफगान थे ना काबुल साइड से, तो उधर से उनको भी हरा दिया। उसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी यानी अपनी कैपिटल बना लिया दिल्ली को। लेकिन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 4 साल में 1526 से लेकर और 1530 के बीच में इसका शासनकाल चला, तो इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अब इस पेज पे हमें क्या बता रखा है, देखो, इतिहास के स्रोतों से व्याख्या की गई है कुछ, मतलब यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है कुछ सोर्सेस को। ठीक है, तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पानीपत के युद्ध का एक अनुवादित अंश दिया गया है, मतलब डिस्क्राइब किया गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को कैसे हुआ था, क्या हुआ था। लगभग 700 गाड़ियाँ एक अवरोध की तरह आपस में गुथी हुई थी, यानी 700 नंबर ऑफ कार्ड्स थे वहाँ पे, घोड़ा गाड़ी वगैरह ये सब कुछ आए होंगे युद्ध लड़ने के लिए। देखा है आपने महाभारत काल में भी ऐसे घोड़ों पे, रथों पे लोग आते थे, तो ऐसे कार्ड्स थे 700 और आपस में गुथे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा आपस में पास थे, जिनमें बस इतनी जगह थी कि आश्चर्यजनक हमलों के लिए घुड़सवार सेना आगे बढ़ सके। बस इनमें इतनी ही जगह थी कि घुड़सवार सेना जो है वो आगे बढ़ सके, इतना पास ये लोग चल रहे थे। सैनिकों को गाड़ियों के पंक्ति के पीछे तैनात किया गया था, यानी आगे की तरफ गाड़ियाँ थी और पीछे सैनिक खड़े हुए थे। इस तरह से तैनात किया। बाबर ने अधिक संख्या का आभास देने के लिए असली तोपों के बीच नकली बंदूक रखकर एक शानदार नवाचार जोड़ दिया। अब बाबर ने इतनी चालाकी करी, उसने असली बंदूकों के बीच में क्या किया, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत सारी बंदूकें, नकली बंदूकें भी रख दी। और ये एक नया तरीका, नवाचार था, एक नया इनोवेशन था कहीं ना कहीं उसके लिए। विपरीत दिशा में इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से अधिक सैनिक थे और 100 से अधिक हाथी थे। अब ये समझो कि इस तरफ बाबर की सेना है और विपरीत मतलब इस तरफ इब्राहिम लोदी की सेना। इब्राहिम लोदी के पास सेना में काफ़ी सारे हाथी भी थे, 1 लाख जो से अधिक सैनिक थे। फिर भी इब्राहिम लोदी हार जाता है, लेकिन दोनों पक्ष बेमेल थे, मतलब दोनों के अंदर ऐसा नहीं था कि कुछ सिमिलरिटी थी संख्या में, नहीं अपनाई गई रणनीति में। हम ये नहीं कह सकते कि बाबर के पास बंदे कम थे, लेकिन बाबर की रणनीति ज़्यादा अच्छी थी। कहीं ना कहीं बाबर ने जो अपना प्लानिंग कर रखा था वो ज़्यादा बेटर था, डेफिनेटली इसीलिए बाबर जीत जाता है। दुश्मन की रक्षा के सामने गाड़ियों की श्रृंखला ने इब्राहिम लोदी की सेना को प्रगति को रोक दिया। अब हाथी घोड़ों की तरह तेज़ नहीं चल सकते थे। अब इब्राहिम लोदी तो हाथी लेकर आया था, बाबर घोड़े लेकर आया था। घोड़े तेज़ भाग सकते थे, हाथी इतने तेज़ नहीं भाग सकते थे। और गाड़ियों के पीछे जो तोपें छिपी थी उनसे अचानक गोलियां चल जाती थी। हुआ क्या था, ये जो इब्राहिम लोदी के हाथी थे ना, इन्होंने जब तोपों की आवाज़ सुनी थी तो मैंने पढ़ा है कहीं, इन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना भी शुरू कर दिया था। अब निर्णायक क्षण आया, तब बाबर की घुड़सवार सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को पीछे एक
भयंकर हमला कर दिया और सैंडविच की तरह जो है इब्राहिम लोदी की सेना जो है वो पराजित हो गई। समझ गए ना। अब युद्ध में बाबर द्वारा प्रयुक्त 3 नई प्रणालियों के नाम बताने हैं आपको। और इब्राहिम लोदी के पास विशाल सेना तो थी, लेकिन बाबर कैसे युद्ध जीत गया, इसका प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे हुमायूं की तरफ। हुमायूं कौन थे? बाबर के पुत्र थे। ये टाइम पीरियड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और शेर शाह के बारे में भी हम इसी पैराग्राफ में पढ़ेंगे। शेर शाह इनके फैमिली का नहीं था, मतलब कोई बेटा नहीं था ऐसे बाबर का, ठीक है। बाबर का बेटा था हुमायूं। 1530 ईस्वी में, जब 1526 से 30 तक तो अकबर का शासनकाल रहा, बाबर का शासनकाल रहा। फिर उसका बेटा हुमायूं आता है, ठीक है, अकबर नहीं बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है और सो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बाबर ने जिन राज्यों पर कब्जा कर लिया था उनमें से कई अब आज़ाद होने की कोशिश कर रहे थे। बाबर ने कंट्रोल किया बहुत सारे स्टेट्स को, लेकिन वहाँ पे लोग अब जो हैं वो कोशिश कर रहे थे आज़ाद होने को। उस समय प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो वो प्रोविंसेस जो थे बहुत कोशिश कर रहे थे कि नहीं, हमें इनके कंट्रोल में रहना ही नहीं है। हुमायूं जो था वो अपने पिता की तरह क्षमताएं नहीं रखता था, इतना कैपेबल नहीं था, उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत कम थी पिता के मुकाबले, तो वो पकड़ बनाए रखे, उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। हुमायूं के शासन के लिए एक प्रमुख चुनौती वर्तमान बिहार के अफगान गवर्नर शेरशाह सूरी से आई। अब उस समय क्या हुआ, हुमायूं जो थे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा, वो शेरशाह सूरी जो कि उस समय अफगान गवर्नर थे, वो जो थे उनसे नहीं युद्ध में जीत पाए। होता क्या है, 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में और फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में पराजित करा। 2 जगह युद्ध होते, एक तो चौसा जगह में और एक कन्नौज में। और हमारे जो हुमायूं साहब में तो दोनों ही युद्ध हार जाते हैं शेरशाह सूरी से और भाग जाते हैं आप फारस। फारस क्या मतलब है आपका, इंग्लिश में अगर आपको देखा जाए तो पर्शिया भाग जाते हैं ये, जहाँ ये 15 साल तक एग्जाइल में रहते हैं। जैसे जंगल होता है ना, बस ऐसे निर्वासित वो अकेले जंगलों में घूमते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे अपनी सेना तैयार कर रहे थे। वो भी हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित कर लेते हैं। अपने 5 साल के छोटे से शासनकाल में वह एक कुशल नेता, उत्कृष्ट प्रशासक साबित हो जाते हैं कि हाँ, ये भैया बढ़िया नेता है। और उन्होंने बहुत सारे सुधार भी करे थे। बाबर आया, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद शेरशाह ने उसे हरा दिया, वो जंगल भाग गया। उसके बाद जब शेरशाह गद्दी पर बैठा तो वो एक बढ़िया प्रशासक, एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को साबित कर देता है और इंट्रोड्यूस करता है बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे सुधार। उन्होंने अपराध पर नियंत्रण किया, यानी उनके टाइम पीरियड में शहर में काफ़ी अपराध कम हो गए थे। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने बनवाई थी, तो ये शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। ये रोड बनवाई जो कि पूर्वी बंगाल से पेशावर तक लगभग 3000 किलोमीटर तक ये फैली हुई थी। ये रोड बहुत लंबी थी, 3000 किलोमीटर तक ये रोड थी। शेरशाह ने यात्रियों के लिए कुएँ, सराय, सराय इज़ लाइक आप समझो छोटा सा होटल टाइप जो कि फ्री होता था लोगों के लिए, वो खुलवाया था। कारवां सराय जिसे कहते हैं ना, कारवां में लोग उस समय निकलते थे, बहुत सारे ग्रुप में निकलते थे। उनके लिए रास्ते में रुकने की व्यवस्था जैसे होती है ना, जहाँ बेड हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, ऐसे। और नेटवर्क भी बनवाया था, एक नेटवर्क भी बनवाया, पेड़ लगवाए, कुएँ खुदवाए, मैंने रास्ते बनवाए ट्रैवलर्स के लिए। और कहीं ना कहीं इन्स जिसे हम बोलते हैं, धर्मशाला जैसे सराय लिखा गया है, वो सब बनवाए। 1555 की अगर हम बात करते हैं तो हुमायूं वापस लौटा और दिल्ली, लाहौर, आगरा पर उसने दोबारा से कब्जा कर लिया। देखो, हुमायूं वापस आया, उसने दोबारा कब्जा कर लिया, दुर्भाग्यवश अगले ही साल बेचारे की मृत्यु हो गई। तो शासन उसके किस्मत में नहीं था। पहले तो शेरशाह ने हरा दिया और फिर फाइनली वो जब दोबारा आया भी 15 साल बाद, तो फिर 1 साल में ही मर गया था वो। और मरा भी बहुत खराब मौत था, कुछ नहीं, सीढ़ी से गिरा था और मर गया था, इसीलिए वह अधिक समय तक शासन नहीं कर सका। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठता है। अकबर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल को ध्यान से समझना है। केस स्टडी दे रखी है अकबर के बारे में। इसका टाइम पीरियड है 1556 से 1605 तक। हुमायूं के पुत्र अकबर की आयु केवल 13 ही साल की थी। 1556 ईस्वी में उन्हें सम्राट घोषित कर दिया गया। कब 13 साल की थी? जब पिता की मृत्यु होती है। पिताजी सीढ़ी से गिर गए, 1 साल इन्होंने शासन किया। पिताजी के मरने के बाद अकबर को गद्दी पर बैठाया जाता है। 13 साल का बच्चा कैसे शासन करे? अब 1556 ईस्वी में उन्हें सम्राट तो घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वो नाबालिग थे, इसीलिए अकबर के जो ट्यूटर थे, जो शिक्षक थे, वो और मार्गदर्शक हम उन्हें बोल सकते हैं, मेंटोर बोल सकते हैं, बैरम खां जो थे अकबर की ओर से, उन्हें साम्राज्य का उन्होंने पूरा प्रशासन संभाल लिया। हुमायूं की जो मृत्यु हुई उसके बाद शेर शाह के जो भतीजे थे, है ना, भतीजा जो था उसका भाई का बेटा आदिल शाह ने दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन बैरम खां ने करने नहीं दी होगी। बैरम खां और अकबर 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में आदिल शाह के योग्य सेनापति हेमू से युद्ध उन्होंने किया। देखो, इधर आदिल शाह जो है वो आदिल शाह का जो सेनापति है हेमू, उससे इनका युद्ध होता है, लेकिन
वो जीत जाता है, अकबर की साइड जीत जाती है। इसके बाद अकबर अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी अकबर ने। शेरशाह के भतीजे आदिल शाह ने दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश करी। बैरम खां और अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में आदिल शाह के योग्य सेनापति हेमू से युद्ध किया और उसे जीत लिया। समझ गए, बैरम खां और अकबर जीत गए। और युद्ध किससे किया था? जो शेरशाह सूरी का भतीजा था आदिल शाह, उसके सेनापति हेमू से युद्ध हुआ था। चलो आगे आ जाते हैं। अकबर की विजय, अकबर की कॉन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि अकबर एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी मीन्स एम्बिशियस था बहुत ज़्यादा। दिल्ली और आगरा पर अपना शासन मजबूत करने के बाद पहले दिल्ली में फिर आगरा में इसने अपनी पूरा शासन जो था, अपना रूल जो था, बहुत अच्छे से मजबूत कर लिया था। ही बिगेन टू सिस्टमैटिकली सब्जुगेट पोटेंशियल राइवल्स एल्सवेयर। तो उसने जितने भी उसके राइवल्स थे, जितने भी उसके प्रतिद्वंदी थे, जो भी विरोधी थे, दुश्मन थे, सबको अपने अधीन बनाना, अपना सब्जुगेट करना स्टार्ट कर दिया था। 1601 की बात करें तो मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल तक, कश्मीर से दक्कन तक फैल गया। इतना ज़्यादा मुगल साम्राज्य फैल गया था। मुगल काल में सम्राट समस्त शक्ति का केंद्र थे। मुगल काल के सम्राट ही, मतलब जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल पावर होती है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह के हाथ में, ऐसे ही राजा के हाथ में उस समय हुआ करती थी। वह सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी सैनिकों की व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए देश का, दोनों को ही उनके मुखिया हुआ करते थे। उनका मंत्रिमंडल द्वारा ही उनके कर्तव्यों का सारा काम होता था, निर्वहन होता था। अकबर को अपने प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए बहुत सारे अधिकारी थे, बहुत सारे जैसे आज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को बहुत सारे नीचे मिनिस्टर्स मिलते हैं, ऐसे ही उनके टाइम पे भी चलता था। अब नियुक्त किए गए थे वजीर। वजीर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर भी नियुक्त किया गया था। उनके मुख्य सलाहकार हुआ करते थे, राजा उनसे सलाह लिया करते थे। दीवान हुआ करते थे। दीवान जो होते थे वो रेवेन्यू और फाइनेंस का काम देखते थे। वित्त प्रभारी मतलब रेवेन्यू वगैरह लेना, लोगों से टैक्स वसूल करना। मीर बख्श जो थे वो थे पे मिनिस्टर, आर्मी को पे दिया करते थे एक तरीके से। शिक्षा का भी ध्यान रखा करते। सॉरी, यद्यपि सम्राट जो थे वो सेना के सेनापति सम्राट ही रहते थे। काजी सम्राट का सर्वोच्च न्यायक प्रमुख होता था। काजी साहब से पूछते थे अगर कहीं कोई न्याय में गड़बड़ हो रही है तो वो न्यायिक प्रमुख हुआ करते थे। जैसे आज हमारे जज साहब होते हैं, ऐसे उस समय काजी हुआ करते थे, जुडिशियल हेड हुआ करते थे। यू ऑल्सो लुक्ड आफ्टर एजुकेशन, वो शिक्षा का विभाग भी देखा करते थे। काजी साहब बच्चों को पढ़ाते भी होंगे। सदर है सुधार, धार्मिक निधियों का प्रभारी था। सदर है सुधार जो था वो इंचार्ज था रिलीजियस एंडोर्स का, एक तरीके से, है ना, धार्मिक जो पैसा है उसको कंट्रोल करता था एक तरीके से। प्रांतीय सरकार, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उस समय स्टेट्स नहीं प्रांत हुआ करते थे। जगह जगह ज़मीनों के टुकड़ों को प्रांत कहते थे। अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 सूबों और प्रांतों में बांट दिया। बहुत बड़ा लैंड है, उसने कहा 15 भागों में डिवाइड करो। जैसे आज आपने स्टेट्स 28 स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, वैसे अकबर ने 15 सूबों में डिवाइड किया था, जिसमें से प्रत्येक का प्रमुख एक राज्यपाल या सूबेदार होता था। प्रांतों को सरकारों या जिलों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक सरकार के जो हैं वो, मतलब प्रांत है, फिर उसको कहा कि अभी इसको जिलों में बांटो, इसको सरकारों में बांटो। सरकार उस समय गवर्नमेंट नहीं बोल रहे हैं, सरकार मीन्स ज़मीन के टुकड़े के लिए आ रहा है। और कई परगने होते थे और इसमें कई गांव मिलाकर एक परगना बनता था। बहुत सारे गांव मिले, परगना बन गया, फिर परगने मिले, सरकार बन गई, सरकार से जिले बन गए, ऐसे बनते होंगे। साम्राज्य को सुदृढ़ करने के प्रयास में, मतलब बढ़िया करने के प्रयास में, अकबर ने सभी प्रांतों में एक रूपता लागू करी, मतलब कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई। नागरिक और सैन्य प्रशासन, मनसबदारी व्यवस्था, ये मनसबदारी व्यवस्था बहुत आती है, ध्यान से समझ लेना। प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया। ये व्यवस्था मनसबदारों को पदानुक्रम थी, मतलब कि रैंक सिस्टम था उसके यहाँ, इसको बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। प्रत्येक नागरिक या सैनिक अधिकारी को पद दिया जाता था, रैंक दिया जाता था कि कौन सी जात का है, कौन सा सवार है, ऐसे। जात मनसबदार के व्यक्तिगत पद को दर्शाता है कि आपका पर्सनली आपका जो रैंक है वो क्या है। और मनसबदार की जात जितनी ऊंची होती थी, जितना ऊंचा आपका रैंक होता था, उसे दी जाने वाली जागीर यानी ज़मीन का क्षेत्रफल भी उतना ही होता था। मान लो कि मैं फर्स्ट रैंक की बनती हूँ तो मुझे 100 एकड़ ज़मीन दे देगा राजा, और सेकेंड रैंक की हूँ तो 70 एकड़ दे देगा, ऐसे करके। ऐसे मनसबदार अपना वेतन जागीर को, जो राजस्व उनको मिलता था, मतलब जागीरें मिल रही, मुझे 100 एकड़ की ज़मीन मिली, उस पर अलग अलग किसान काम करेंगे तो मुझे टैक्स देंगे, उस तरीके से अपना वेतन निकाल लिया करता था। अभी आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। दूसरे दर्जे का सवार अकबर के शासनकाल के उत्तरार्ध में बनाया गया था। जो सेकंड रैंक सवार था वो भी अकबर के शासनकाल के टाइम पे ही बनाया गया था। ये डिनोट करता है नंबर ऑफ केवलरी, मतलब किसके पास कितने घुड़सवार हैं, घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता है ना। सवार का मतलब यहाँ पर है कि किसके पास एक बंदा है, इसका क्या सवार संख्या है इसकी, मतलब उसके पास कितने सवार हैं। ये मनसबदार को साम्राज्य की सेवा के लिए रखना होता था,
है ना। राजा को जब भी ज़रूरत होगी तो इन लोगों से सेना ले लेंगे। मनसबदार अपनी जागीर के राजस्व से घुड़सवार सेना का रखरखाव करते थे। उनको जो भी जागीर देता था, उससे जो भी टैक्स पैसा आता था, वो घुड़सवार सेना को उसका खर्चा उठाता था घुड़सवार सेना। जालसाजी से बचने के लिए अकबर ने क्या किया, दागा व चेहरा यानी घोड़ों पर स्टैंप लगानी शुरू कर दी थी कि जिससे पता रहे कि भाई किसके घोड़े हैं ये। कोई ये ना कह दे ये ए पर्सन बी पर्सन के घोड़ों को अपना ना बताए, तो उसने ए पर्सन पे ए स्टैंप लगा दिया, बी के घोड़ों पे बी स्टैंप लगा दिया। इस तरीके से पुरुषों के विवरण के साथ उसने पूरी लिस्ट बना ली, डिस्क्रिप्शन ये ना कोई फौजरी ना करे। अकबर ने शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली को अपनाया, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको अकबर ने एज इट इज़ अपना लिया था। इससे लोगों को राहत पहुँचाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ भी राजा ने शुरू करी। उसने राजस्व अधिकारी राजा टोडरमल ने मुख्य राजस्व अधिकारी कौन होता है, रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है, टैक्स लेने वाला ऑफिसर जो होता है, टोडरमल जो था, उसने इंट्रोड्यूस किया था दहसाला प्रणाली। दशाला सिस्टम कहलाता था ये। अब इसमें क्या हुआ करता था, भू राजस्व तय करने से पहले ज़मीन की गुणवत्ता पर विचार किया जाता था कि भाई इस ज़मीन की क्या क्वालिटी है, उस हिसाब से हम इससे टैक्स लेंगे। ज़मीन का कितना उपजाऊपन कैसा है, साल में कितनी बार यहाँ पे खेती होती है, सब चीज़ें देखकर उसको बांट देता था। 4 ग्रुप में बांट देता था, तो उस हिसाब से ही उसको मतलब फर्स्ट उसमें आ रही है, सेकंड उसमें आ रही है, थर्ड उसमें आ रही है, किस कैटेगरी की ज़मीन है, उस हिसाब से उससे पैसा लिया जाता था। राजा ने औसत उपज का 1/3 हिस्सा ले लिया। ठीक है, राजा जितना भी मान लीजिए आपका 100 किलो हुआ है तो उसका 1/3 पार्ट राजा को जाता था। राजस्व का भुगतान नकद या वस्तु के रूप में किया जाता था। राजा को जो भी पैसा जा रहा है वो या तो कैश में पे करते थे रेवेन्यू लोग, या फिर कोई चीज़ ले गए, मतलब 100 किलो गेहूँ ही ले गए ऐसे। भू राजस्व की प्रणाली 100 वर्षों से भी अधिक चली, यानी ज़मीनों पर जो टैक्स लिया जाता था, रेवेन्यू सिस्टम था, लगभग 100 ईयर्स तक जारी रहा। सरकार किसानों के मामले में शायद ही कभी हस्तक्षेप करती थी, सरकार कुछ नहीं बोलती थी किसानों के मामले में। हालांकि अगर किसान समय पर कर्ज नहीं चुकाते थे तो फिर ज़बरदस्ती कर्जा वसूलने के लिए सैनिक भेजे जाते थे। अब राजपूत नीति की बात करें तो अकबर को एहसास हो गया था कि भारत का सम्राट के रूप में उसे अगर स्वीकार किया जाना है तो भारत के जो राजपूत हैं ना, उनको कहीं ना कहीं उनका समर्थन हासिल करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए वो युद्ध में शामिल होने की बजाय महत्वपूर्ण जो है संबंध स्थापित करने लगे राजपूतों से। अधिकतर हिंदुओं को महत्वपूर्ण उन्होंने पद दे दिए। मतलब अकबर ने बहुत अलग तरीके अपनाए। उसने राजा टोडरमल, राजा बीरबल, राजा बिराहिमल, उसके बेटे भगवान दास, उसके पोते मान सिंह, सबको राजपूत, ये लोग सब राजपूत थे, सबको अच्छे पद दे दिए। अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण पद कार्यों पे उन्हें लगा दिया। हिंदू राजकुमारियों के साथ विवाह संबंध भी स्थापित करे और उनको कहा कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। लोगों को धर्म का पालन भी करने दिया गया। तो इस तरीके से अकबर जो था बाकी मुगलों से काफ़ी अलग था। अब अकबर जो था एक उदार शासक था, बहुत ही काइंड हार्टेड था, हम बोल सकते हैं लिबरल रूलर था। उसने धर्मों में समानता लाने के लिए एकता में भी उसका विश्वास करता था कि सभी धर्म समान है, सभी में एकता होनी चाहिए। इसलिए उसने गैर मुसलमानों पर एक कर लगाया जाता था, जजिया, मतलब जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो जजिया नाम का एक टैक्स दिया करते थे उस समय। उसने उससे बंद कर दिया। 1575 में उसने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना खोला, जहाँ लोग आए पूजा करें, इबादत करें। उसने विभिन्न धर्मों के लोगों को वहाँ आकर कहा कि अपने दार्शनिक फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स पर आप लोग चर्चा कीजिए। सबको आमंत्रित किया। कुछ सालों बाद अकबर ने दीन इलाही नाम का एक धर्म चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था। ईश्वरीय आस्था के नाम पर एक धर्म स्थापित करा। ये सभी प्रमुख धर्मों की शिक्षाओं और मान्यताओं, सब सारे धर्म की अच्छी अच्छी बातें ली। उसने एक नया धर्म बनाया, दीन इलाही। ठीक है, एक ईश्वर पर विश्वास पे बल दिया गया कि आप सभी ये माने कि ईश्वर एक ही है, सब अलग अलग ना माने। तो सभी लोगों के लिए उसने कहा कि दीन इलाही धर्म को मानना चाहिए सबको। सारे धर्मों की अच्छी बातें उसमें मिला दी। अकबर की धार्मिक नीति उसके शासन की प्रमुख शक्तियों में से एक थी। वो तो धार्मिक नीति उसने बनाई वो बहुत बढ़िया थी। उसने मतलब बहुत ज़बरदस्त ये तरीका अपनाया था। हालांकि नए विश्वास ने अकबर की रूढ़िवादी मुसलमानों के बीच उसे अलोकप्रिय बना दिया था, क्योंकि जो मुसलमान जो थे रूढ़िवादी थे, तो वो लोग बिल्कुल नहीं इस दीन इलाही धर्म को मानना चाह रहे थे, और रूढ़िवादी थे, वो अपनी ही नीतियों पे चलना चाहते थे। तो थोड़ा वो हो गए थे। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद दीन इलाही धर्म भी ज़्यादा दिन चला नहीं। अकबर के अधीन कला एवं संस्कृति। अकबर कला का महान संरक्षक था। कला को मतलब बहुत ज़्यादा मानता था, और वे अपने दरबार की भव्यता को लिए जाने जाते थे। उनका दरबार बहुत अच्छे से मेंटेन रहता था। ब्रिलियंस ऑफ कोर्ट बता रखा है। उनके दरबार में नवरत्न यानी 9 लोग रहा करते थे, जिनको अकबर काफ़ी रिस्पेक्ट करता था और अच्छी अच्छी पोस्ट पर उनको रख रखा था। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अकबर एक विपुल निर्माण करता था। विपुल मीन्स प्रोलिफिक बिल्डर था। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि उसके टाइम पर बहुत
स्थापत्य कला यानी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी अच्छी बनी उसके टाइम पर, बहुत उदाहरण हमें मिलते हैं। उसकी राजधानी पे हम ये जाके देख सकते हैं कैसी कैसी बिल्डिंग्स बनी थी उस समय, है ना, मॉन्यूमेंट्स कैसे कैसे। फतेहपुर सीकरी में यहाँ भारतीय, फारसी और मध्य एशियाई स्थापत्य कला का मतलब होता है जो ब्यूटीफुल ब्लेंड हमें मिल रहा था आर्किटेक्चर का, ठीक है ना, उसके लिए बोला गया है सबका सुंदर मिश्रण है। जैसे कि इतिहासकार ने कहा है कि अकबर जो थे इतिहास में जितने भी शक्तिशाली शासक हैं उनमें से एक थे। अकबर के नवरत्नों का नाम आपको पता होने चाहिए। उसमें एक तानसेन थे जो बहुत बड़े गायक और संगीतकार थे, अबुल फजल एक इतिहासकार थे, बीरबल जो थे अकबर के मंत्री थे जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते थे, टोडरमल और मानसिंह उनके प्रमुख सेनापति थे। तो ये इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अकबर के बाद आता है जहांगीर, जो उनका बेटा होता है। जहांगीर का अकबर के पुत्र थे, पहले उनका नाम सलीम था फिर बाद में जहांगीर नाम से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। जहांगीर के सामने सबसे पहला काम अपने विद्रोही बेटे खुसरो को नियंत्रित करना था। जहांगीर का बेटा खुसरो जो था, समझ लो वो दुश्मनों से मिल गया था। जब जहांगीर को पता चलता है कि सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो के विद्रोह में उसकी मदद की है तो उसने अर्जुन देव को फांसी लगवा दी। इससे सिखों और मुगलों के बीच एक लंबा और तीखा युद्ध छिड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ही। सिखों और मुगलों के बीच में एक लंबा जा तीखा युद्ध छिड़ गया। विदेशी प्रभाव और अंतः क्रियाएँ अगर हम देखते हैं तो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा उस समय हुए। जहांगीर के शासनकाल के दौरान पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, डच आए और बहुत सारे यूरोपीय लोगों ने भारत और हिंद महासागर में सीमाओं से जितने भी अन्य देश लगे हुए थे वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मतलब वहाँ से लोग जो हैं इंडिया आने लग जाते हैं। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, ग्रेट ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने एक पत्र लेकर वो सूरत पहुंचते हैं जिसमें सम्राट से व्यापार की अनुमति उन्होंने मांगी कि भाई हम बिज़नेस करना चाहते हैं। तो 1614 में जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रॉ को जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजपूत के रूप में भेज दिया। सर रॉ ने अंग्रेज़ों के लिए उदार व्यापारिक रियायतें दे दी। यहाँ ठीक है भैया, आप कर लीजिए यहाँ पर आके, और उनको बहुत लिबर्टी दे दी करने के लिए। अंग्रेज़ों को सूरत के एक कारखाना स्थापित किया अंग्रेज़ों ने, उसकी अनुमति मिली और इस प्रकार सर रॉ ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। इसके बाद भी अभी 2 पेज बचे हैं तो अभी उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।